क्लिनिक और पंचकर्म, इस माध्यम से मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षदा आयुर्वेद के थ्रू लोगों की सेवा में है। एंड इट्स अवर पैशन टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी बाय गिविंग हेल्थ। ये अपने क्लिनिक का ड्रिवन फोर्स है। इट्स नॉट ओनली मिशन। ये रोज सवेरे उठने के बाद चलो आज कुछ अच्छा करते हैं, ये फीलिंग से उठता है, क्योंकि वी वी बोथ, मी एंड माय वाइफ हर्षदा, हम भगवान का बहुत शुक्रगुजार है कि वी आर इन सच ए नोबल प्रोफेशन, कि हम लोगों की हेल्थ के लिए काम करें। एंड आयुर्वेद इज द थिंग, द मोटो ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखे और जो बीमार है उनकी बीमारियों को दूर करे। सो थैंक यू, नए लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू वासंती जी, थैंक यू देविका जी, थैंक यू प्रमोद जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। सो हम इस कड़ी को लेके चल रहे हैं 2022 में। एक जोक से स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त, दो लोग जिम में जा रहे थे, तो दूसरा बोलता है तू रेगुलर ले आएगा क्या? बोले हाँ आऊंगा, 1 तारीख से, 1 जनवरी से मैं रेगुलरली जिम में आऊंगा। फिर तू अगर रेगुलरली आना है तो 5 तारीख के बाद आना। बोला क्यों? मुझे तो रेगुलरली आना है। नहीं, बोले जो लोग नया नया संकल्प लेते हैं उनका संकल्प 5 दिन तक चलता है, फिर इन नए लोगों की भीड़ 5 दिनों तक रहती है, 5 दिनों के बाद वो कम हो जाती है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपनी हेल्थ को सभी अंगों से समझें। ये सिर्फ नए साल का संकल्प जो 5 दिन रहता है वैसा ना रहे। तो इसी को रेगुलरली हर हफ्ते हम एक एक ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, एक एक कली को हम खिला रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था फूड के बारे में, आज हम जानेंगे दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में। तो व्हाट इज दिनचर्या, व्हाट इज ऋतुचर्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इनका अपने लाइफ से क्या वैल्यू है। तो इसका मेरा कमिटमेंट है कि ये दोनों चीजें आपको अभी के 1 घंटे के हमारी चर्चा में अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर आपके कुछ इसके साथ क्वेश्चंस है, हमेशा की तरह आप पूछ सकते हो अंत में। और अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, पिछली बार काफी सारे क्वेश्चंस भी आए थे व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ रहा, तो अगर आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तो अगली बार से हम एक नया इसमें जुड़ाव ला रहे हैं। हम 15 मिनट पहले जुड़ जाएंगे, 8:45 बजे। जिनको क्वेश्चंस है वो लोग पहले आ जाना। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ आपके मन में कुछ एक जानकारी बन के ना रहे, अगर ये सब बातें हम कर रहे हैं ये आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा। आप इन सब बातों को अपने लाइफ में उतार पाओगे तब वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो काफी सारे अलग अलग जगहों से हम बात कर रहे, जुड़ रहे, और अलग अलग जगहों पे जैसे हमने देखा था पिछली बार फूड का, तो देश मतलब अलग अलग एरिया पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं फूड के। तो इसी तरह अलग अलग भागों में, अलग अलग एरियाज में रहने की वजह से हमारे चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उसको सॉल्व करिए और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो बेसिक मोटो है चरक जी का, जो महान ऋषि थे आयुर्वेद के, उन्होंने हजारों साल पहले बताया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखे। सो इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं 1 मिनट में चाहूंगा एक वर्ड में, जो पिछला लेक्चर था उसके पहले हमने देखे थे कि हम पिलर्स को ढूंढ रहे हैं। अब तक के लेक्चर्स और उसके पहले भी हमने कुछ सीरीज ली थी, आपको इन लेक्चर से कुछ फायदा हो रहा है क्या? एक 1 वर्ड में। थैंक यू। और क्या हो रहा है आपको, क्या इंप्लीमेंटेशन मिला? थैंक यू ज्योति जी।
क्या फायदा मिल रहा है आपको? सही में ये आपको काम कर रहा है या फिर जब आपसे कुछ आंसर आएगा तभी मुझे कुछ समझ में आएगा। और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक मोनोलॉग लेक्चर ना रहे। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ प्रैक्टिशनर, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ आप तक ये सब बातें पहुंचे। तो सही में आपको उसमें क्या मिल रहा है? Just getting up early, having more salads. Okay, thank you शरद जी, थैंक यू ज्योति जी। एक वर्ड में आप टाइप कर सकते हो या बात भी कर सकते हो। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ प्लीज। एंड इट गिव्स एनर्जी टू मी। आपके शेयरिंग से मुझे पावर मिलेगी। थैंक यू उषा जी। Yeah, Ganesh. या One thing which I have implemented, what you said last time, no? हाँ Ki unless you are hungry, don't eat. या No? या That I am practicing now. एंड व्हाट इज योर फीडबैक? हाउ यू फील आफ्टर दैट? I'm feeling very positive सुपर। because I have got a, what do you say, एक purpose जैसा हो गया अभी कि I will wait till I am really hungry. I will not eat if I am not hungry. सुपर I will allow my digestive system to work the way it wants to work. So सुपर। एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहे हैं मुझे सच्ची में। Thank you Usha ji for your feedback. Thank you, and thank you for implementing. Thank you for communicating. Yeah, I really got thank that. you. Thank you so much. Yes. Okay. So चलो अभी जानते हैं अगला सेशंस के बारे में। सो 10 पिलर्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी आई वाज अनम्यूट। सो धात्री का अपना एक यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है। जो लोग आने वाले समय में हम क्या क्या कर रहे हैं और रिगार्डिंग हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप प्लीज चैट बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करिए, तो आप वो ग्रुप से जुड़ सकते हो। और एक नंबर भी चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस नंबर पे आपके स्क्रीन पे ऊपर भी नंबर दिख रहा है, उस स्क्रीन पे बस हाय बोल देना, तो आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। सो नंबर है 7066204000। अब धात्री आयुर्वेद क्लिनिक के नाम से नंबर सेव कर लीजिए, 7066204000। चैट बॉक्स में आपको लिंक भी है। सो चलते हैं नेक्स्ट, दिनचर्या और ऋतुचर्या। चर्या मतलब कैसा चलना है, क्या पालन करना है। दैट्स आयुर्वेद वर्ड, एक आयुर्वेद का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और ऋतुचर्या, अलग अलग ऋतुज है, 6 ऋतुज होते हैं, उसके हिसाब से कैसे कैसे रहना है। तो सवेरे से लेकर रात तक क्या करना चाहिए उसको दिनचर्या बोलते हैं। और अलग अलग ऋतुज में अलग अलग हमारा रहन सहन होना चाहिए, उसमें कैसे रहना है, तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट रह पाएंगे, वो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो दिनचर्या में सबसे पहले है ब्राह्म मुहूर्त।
ब्राह्म मुहूर्त अगर देखा जाए तो इट्स अराउंड 3:30 का टाइम होता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे पिछले 12-15 सालों के एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है। सो आज के टाइम पे फ्रॉम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अगर एक इजीली टाइम पॉसिबल है तो है 5 बजे का उठना। आई नो दैट काफी लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंज है 5 बजे उठना, और ऐसा उठ के करना क्या है। सो आयुर्वेद बोलता है ब्राह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठम रक्षार्थम जात वेगत। जिन लोगों को अपने शरीर को अच्छे से रखना है उन लोगों को ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है, एंड दैट इज द फाउंडेशन। अपने शरीर के अंदर अलग अलग तरह के बदलाव होते रहते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, पौर्णिमा के दिन और अमावस के दिन, फुल मून डे पे और नो मून डे पे क्या होता है, तो समुद्र में पानी बहुत सारा होता है इसलिए वो दिखाई देता है। तो व्हाट हैपन, फुल मून डे पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है समुद्र के बाहर, और नो मून डे पे पानी कम हो जाता है। तो हमारे बॉडी में 70% पानी है, उसका असर अपने बॉडी पे होता है। सेम अगर चंद्रमा का असर होता है तो सूर्य देव का जरूर होगा, और चंद्रमा को भी पावर सूर्य देव से मिलती है, सन से मिलती है। हम अपने इंडियन फिलॉसफी में उसको भगवान कहते हैं, सूर्य देव को। तो जब सूरज भगवान जागते हैं, तब अगर हम जागते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले उस समय पे अगर उठते हैं और थोड़ा सा व्यायाम ये सब चीजें करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ेगा। रात को गहरी नींद होने के बाद सवेरे उठने के लिए उस समय पे आप जो भी करते हो वो ये दिन का सबसे बेस्ट समय है। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, आजकल के स्टूडेंट्स देर से जागना पसंद करते हैं स्टडी के लिए, पर अब ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है अगर आप सवेरे जल्दी उठ के पढ़ते हो तो आपके रिकॉल कैपेसिटी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। अगर आप दिन भर में कभी भी पढ़ रहे हो, सवेरे उठ के पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपका रिकॉल कैपेसिटी बढ़ जाता है। सवेरे उठने के बाद शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और अपने शरीर में हर एक चीज जाठरो भगवान अग्नि ही, ऐसा चरक बोलते हैं। अपने शरीर में जो अग्नि है, जो पाचक स्त्राव है, वो भी भगवान सूर्य देव की तरह ही है। सोलर प्लेक्सस ये हमारे नाभि की जगह पे है। तो जब सूरज भगवान उठ रहे हैं, जब सन राइज हो रहा है, उस समय पे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, आप उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं तो बॉडी को फ्रेशनेस में बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, पाचन तंत्र को ठीक रखेगा, लीवर को फ्रेश रखेगा, और बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ने के बाद ब्लड में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, फुफ्फुस का कैपेसिटी बढ़ेगा, किडनी का कैपेसिटी बढ़ेगा, मल मूत्र का अच्छे से क्लीनिंग होगा, मतलब आपका पेट अच्छे से साफ होगा। जिन लोगों को पेट की तकलीफें है, मैंने अपने 15 सालों की प्रैक्टिस में देखा है, सिर्फ सवेरे जल्दी से उठने के बाद धीरे धीरे बॉडी में अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो धीरे धीरे कुछ किए बिना सिर्फ सवेरे उठने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया है। ऐसा क्यों? तो नींद के बाद क्या होता है, निद्रा हमारा नेक्स्ट पिलर है, और उसमें हम काफी सारे साइंटिफिक बात करने वाले हैं अगले वेडनेसडे को नींद के ऊपर। तो वो गहरी नींद हो गई है, उसके बाद जब हम उठ रहे हैं तो बॉडी में अलग ही महसूस आएगा। और मेरी दादी माँ बोलती थी, अगर तू लेट उठ रहा है तो पूरे गांव का आलस तेरे ऊपर आएगा। ये उसका समझाने का तरीका था। आज डॉक्टर बनने के बाद, आज जब साइंस पढ़ता हूँ, मॉडर्न साइंस भी देखता हूँ, तो इस सब चीजों को लोग मान रहे हैं। अमेरिका के साइंटिस्ट भी इस चीजों को आप मान रहे हैं, सिर्फ आयुर्वेद नहीं है। काफी लोग जो किताबें पढ़ने के शौकीन हो गए, उन्होंने 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, वो जरूर पढ़ना। उसके लिए उसमें काफी सारे डिटेल्स में इन सब चीजों को बात किया है। तो हम ऐसे मान लेते हैं ब्राह्म मुहूर्त में उठने से शरीर की सभी के सभी धातुओं का लेवल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, और लॉन्जिविटी और हेल्थ बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगा। जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कानों की सुनने की ताकत अच्छी रहेगी, नाक की सूंघने की ताकत अच्छी रहेगी, टेस्ट अच्छा रहेगा,
पाचन तंत्र मजबूत रहेगा सिर्फ इतना करने से, सवेरे जल्दी उठने से। अच्छा, अब कितना जल्दी उठना है, इट्स अप टू यू। आपके वर्क के हिसाब से, आपका ट्रैवलिंग कितना है, आपका सब कितना है, अप्रोक्सीमेटली आपकी अच्छी पूरी नींद हो जानी चाहिए, उस हिसाब से हमको सोना है। 9 बजे सोते हैं तो अगर 5 बजे उठते हैं तो अराउंड 9 घंटे की नींद प्रॉपरली मिल जाती है। सो सबसे दिनचर्या का पहला पार्ट है ब्राह्म मुहूर्त। हम जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो करने की, सिर्फ उतना ही करने से हमको हेल्थ मिलने वाली है, ऐसे चीजों को हम आज जानने वाले हैं। यस, थैंक यू ज्योति जी। मी दररोज सकाळी लवकर उठते, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। फिर था शरीर शौच, मल मूत्र स्वेद, ये अलग अलग बॉडी को क्लीनिंग करने के शरीर के माध्यम से। सो इफ यू विन द मॉर्निंग, यू विन द डे। अगर सवेरे उठने के बाद, सवेरे जल्दी उठने के बाद आपका अच्छे से पेट साफ हो रहा है, मल और मूत्र का विसर्जन प्रॉपर हो रहा है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके एक बार जाके अच्छे से पेट साफ हो रहा है। फूड के लेक्चर के दौरान हमने इसके ऊपर काफी अच्छे डिटेल्स में भी बात की है। तो कुछ औषध नहीं ले रहे, कुछ चूरन नहीं ले रहे, कुछ टैबलेट्स नहीं ले रहे पेट साफ होने के लिए, और जाके एक बार, और अगर 2 बार पेट साफ होने के लिए जाना पड़ रहा है तो उसमें अराउंड 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, एक बार सवेरे एक बार शाम को। तो दिन भर में एक बार से कम और 2 बार से ज्यादा अगर शौच को जाना पड़ रहा है, अगर टॉयलेट को जाना पड़ रहा है, स्टूल को पास करने को जाना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शरीर के अग्नि तत्वों में कुछ तो गड़बड़ है, आप हमारा पाचन तंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। ये है हमारे जानने का सबसे बेसिक तरीका है। जब हमने पिछले वैदिक शमत में लेक्चर देखा था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी के लेक्चर्स पे आएंगे, उसमें हमने बात की थी कि सिर्फ हमारा शरीर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारियां एक दिन में नहीं बना था। तो शरीर को खुद को बनाना नहीं होता है, शरीर को अपने आप को स्वस्थ रखना होता है। पर जब हम नेचर के रूल्स वायलेट करेंगे, जब हम जो शरीर जो रेगुलर के नियम है उसको हम तोड़ेंगे, तो शरीर में अलग अलग तरह का आम बनना शुरू होगा। सो डायबिटीज ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं आएगा। हम जब खून में चेक करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं बहुत सारा पसीना आ रहा है, बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा है, थकावट आ रही है, बार बार भूख लग रही है या फिर बिल्कुल भूख नहीं है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे जाओ जाकर थायराइड चेक करो या फिर डायबिटीज चेक करके आओ। ये सब चीजें जब होने के बाद समझ में आएंगी तो कुछ फायदा नहीं उसका। होने से पहले बचने के लिए हमको ये सिंपल टेक्निक है। मैं अच्छे से रोज पेट साफ होने के लिए काम कर रहा हूँ क्या, मेरा अच्छे से पेट साफ हो रहा है क्या। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल 4 दिन पहले अपना एक पेशेंट है जो इंडियन है, रहते ऑक्सफोर्ड में, लंदन के पास में, उनसे बात की, उनको दवाई भेजना था यहाँ से। तो वहां के लोगों का कल्चर ही नहीं है कि रोज सवेरे पेट साफ हो। बोले ये मॉर्निंग का रूटीन होता है, ऐसे लोग उनको पूछते हैं इज इट अ मॉर्निंग रूटीन। वो तो कभी भी जाना होता है जब जाना होता है तब। जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ, जिनको रेगुलरली पेट साफ होता है और पेट साफ एक आध दिन नहीं हुआ तो बेचैनी बढ़ जाएगी, काफी लोगों ने महसूस किया होगा। ये बार बार बन रहा है तो वो बेचैनी धीरे धीरे हम उसको अडाप्टेबिलिटी आ जाती है, वो बेचैनी हम अडाप्ट कर लेते हैं, पर शरीर कुछ ना कुछ हद तक उसको दोष एक्यूमुलेट करते रहता है, आर्म एक्यूमुलेट करते रहता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करते रहता है, फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट करते रहता है, और फिर धीरे 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 जब शरीर को उसको पचाने की ताकत कम हो गई है, फिर वो कोई ना कोई बीमारी के रूप में बाहर आएगा। सो सिंपल बात है, एक बार मैक्सिमम 2 बार, उसके उससे ज्यादा या फिर एक दिन के बाद जाना पड़ रहा है तो ये गड़बड़ है, इसको समझना है। तो शरीर के सोच के लिए क्या करना है, तो कुछ सिंपल टेक्निक भी मैं इसके साथ दे रहा हूं आपको। अगर आपको बिल्कुल मोशन नहीं हो रहा है या मोशन हार्ड हो रहा है तो रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच घी
और थोड़ा सेंधा नमक डाल के ले लीजिए, तो इससे आपका पेट भी शांत रहेगा। जिनका एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब काफी जलन होती है पेट साफ हुए बिना ही, उन्होंने सवेरे भी घी लेना चाहिए। जिनको बार बार जाना पड़ रहा है, मतलब पचन में गड़बड़ है, उन्हें थोड़ा लंघन करना चाहिए, थोड़ा खाने में छाछ को लेना चाहिए। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है, ये समझ लेना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देन कंसल्ट अ डॉक्टर, और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट, व्यायाम। व्यायाम से क्या फायदे हैं, मैं पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा है। तो व्यायाम से बॉडी का हेवीनेस कम होता है, एक्सेसिव फैट्स कम होते हैं, और सवेरे ब्राह्मण मुहूर्त में उठे, पेट साफ हो गया, फिर आई बात व्यायाम की, हम डायरेक्ट चाय पी लेते हैं हाथ में। सवेरे उठते ही बिना कुछ खाए पिए अगर चाय, चाय वैसे बहुत बुरी नहीं है, पर बिना कुछ खाए पिए सवेरे डायरेक्ट चाय ले लिया, खाली पेट चाय ले लिया, तो ऑलरेडी पेट में एसिड है, ऊपर से चाय डायरेक्ट एसिड है उसमें डाल रहे हैं, तो एसिडिटी बढ़ जाएगा पेट का। पेट का एसिडिटी बढ़ जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो जो शरीर में रात को प्रॉपरली रेस्टेड हुआ है, तो उसको भी व्यायाम देना जरूरी है। तो कफ कम होगा, अच्छी भूख लगेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और देन सो ऑन। देन कुछ सवेरे का नाश्ता आप ले सकते हो अच्छे से व्यायाम होने के बाद। व्यायाम का एक स्पेशल अपना टॉपिक भी आएगा अपने 10 पिलर्स में, उसके बारे में हम डिटेल्स में हम बात करेंगे कि एकदम सिंपल से सिंपल व्यायाम, मतलब कोई बहुत ज्यादा खर्चा करके आपको जिम में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं, घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा करके देखो, जो पहले विलेज वुमेन थी, जो गांव की महिलाएं थी, वो जो जो काम करती थी, वो सब ऐसा बस एक्शन करके देखो। क्या क्या करना है, सवेरे उठते पूरे घर को बैठ के सिर्फ झाड़ू मारो, भले हाथ में मत लो, सिर्फ एक्शन करो। देन उसके बाद वेल से पानी निकालना है। देन वो चक्की चलाना है, जो होम चक्की होती है हाथ से चलाने की, वो करना है। और ऐसे जो छोटे मोटे काम करेंगे 15 मिनट के, सिर्फ उसका एक्शन करेंगे तो पसीना 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 हो जाएगा। एंड इट्स ट्रू, काफी सामने देखा है ऐसा होता है। सो व्यायाम इज वेरी नेसेसरी थिंग। आजकल का हमारा लाइफ काफी सेडेंटरी हो गया है, सिर्फ बैठा हुआ हो रहा है। सो व्यायाम के बिना अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी। व्यायाम रोज करना होता है, और कितना, जितना कैपेसिटी है उतना, जितना कर सकते हो उतना, आपके एज के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके रोज के हैबिट के हिसाब से ही व्यायाम करना है। फिर तो दो दोस्त है, अरे यार वो तो 50 टन बैठक मार देता है, मैं तो 10 ही कर देता, नहीं मैं भी 50 कर देता हूँ। नहीं, ज्यादा शरीर को खींचना नहीं है, पर ज्यादा शरीर को सिर्फ आलसी भी नहीं रखना है। ऐसा बोलता है, सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। सिर्फ बैठे रहना ये स्मोकिंग से भी घातक है, ये नया तरीका का स्मोकिंग है। सो व्यायाम इज वेरी इसेंशियल। देन अभ्यंगम, आयुर्वेद बोलता है अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरा श्रम वातपः। मतलब अभ्यंग पूरे शरीर को तेल लगाने से श्रम कम होता है, वात कम होता है, थकावट कम होती है, ताकत आती है, शरीर में जो बढ़े हुए दोष है उनकी शमन होती है, स्किन अच्छी रहती है। स्पेशली अभी जो ठंडी का काल है, ठंडी का सीजन है, स्किन काफी ड्राई हो जाती है, सिर्फ अपने हाथ से तेल लगा लेना, इट्स वेरी गुड थिंग। और रियल अभ्यंग ये घर पे कर सकते हैं, अपने क्लिनिक पे जाके प्रॉपर उसको मसाज, स्नेहन और स्वेदन ये करना जरूरी है। हमारे सभी पेशेंट्स को हम बोलते हैं, और पेशेंट्स करते भी है, और दे गिव वेरी गुड फीडबैक। थकावट बहुत हद तक कम हो जाती है सिर्फ तेल लगाने से। सो इससे स्ट्रेस कम होता है, शरीर में दुखना कम होता है, टेंशन रिलीज होता है, अच्छी नींद आती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, और स्लीप ही सिर्फ अच्छी नहीं होती है, तो स्लीप का क्वालिटी भी अच्छा आता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में फायदा होता है। और सबसे मेन बात, शरीर का वात शांत रह के भूख अच्छी लगती है, तो अभ्यंग से बहुत फायदे हैं। हम सिर्फ दिवाली के दिन बॉडी को तेल लगाते हैं, बाद में पूरे 12 महीने उसको भूल जाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। अपने इंडियन कल्चर में ये रोज लगाने को बोला है, अपने अपने हिसाब से, देश के हिसाब से। हमने पिछले बार बात की थी कि कौन से देश में कौन सा तेल लगाना चाहिए। साउथ इंडिया में नारियल का तेल, महाराष्ट्र ये जो मिडल पार्ट है, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, तिल का तेल का अभ्यंग अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल और अगेन तिल तेल, दोनों अच्छा है, तो जरूरी है। और
मेरा एक खुद का बहुत सारे पेशेंट पे जो मेरा खुद का रिसर्च है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। रोज के रोज डॉक्टर साहब तेल लगाना पॉसिबल नहीं होता। आप तो बोलते इसका फायदा मुझे पता भी है, पर टाइम नहीं रहता। सवेरे जाना है, वो ऑफिस पे पहुंचने की घाई है, बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को सवेरे टाइम ही नहीं मिलता है, सबका टिफिन बनाना, जो वर्किंग वुमेन्स है उनको सबका बना के अपने सब ऑफिस में पहुंचना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पिछले 15 सालों से एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि मिनिमम 2 बार हफ्ते में शरीर को तेल लगा तो भी उससे काफी फायदे मिल जाएंगे। रोज लगाना चाहिए, पर ये उसका एक शॉर्टकट है छोटा सा। सो मिनिमम 2 बार लगाना जरूरी है। वो भी नहीं जम रहा, आप कम से कम हफ्ते में एक या 15 दिन में एक बार क्लिनिक में जाके अपने आजू बाजू के डॉक्टर्स के पास मसाज अभ्यंग कराइए, दैट्स अगेन गुड थिंग। पर और अगर बोलूं आपको मैं, संडे के संडे तो एटलीस्ट करो, बहुत फायदा मिलेगा। जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत थकावट हूँ, मुझे बहुत थकवा आता है और हमेशा डल सा लगा रहता हूँ या डल डल से रहती हूँ, मैं चैलेंज है कि आप 21 डेज 21 दिन तक रोज सवेरे तेल से अच्छे से, सवेरे के नहाने के पहले तेल लगाओ, 5 मिनट अपना पसंदीदा गाना गाओ, जो भी पसंद है, 5 मिनट गाना गाते गाते तेल लगाओ और गर्म पानी से स्नान कर लो, काफी सारी थकावट निकल जाएंगी। सो ये हो गया अभ्यंग के बारे में। देन स्नान, स्नान रोज करना होता है। हाँ, इंडियन लोगों को ये बात पता है, आउट ऑफ इंडिया के लोगों को ये बात बतानी पड़ती है, ये रोज के रोज करने की जरूरत है। सो प्रॉपरली स्नान करेंगे, रोज के रोज स्नान करेंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, अपने शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ेगी, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों सुधरेंगी, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बढ़ेगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो पूरा मल जमा है वो निकल जाएगा। और स्नान का सबसे बड़ा फायदा ये है आयुर्वेद के हिसाब से, तो अपने बॉडी में अंदर भी 70% के आसपास पानी है, तो ऊपर से अगर पानी डालेंगे तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, देर आर some energy bodies also along with physical body, there are energy body, emotional body, and it is there। जैसे हमने देखा था, मन है, हमारे विचार है, हमारे थॉट्स है, यहाँ तक सटल लेवल तक, आत्मा तक। तो ये जो अलग अलग बॉडीज है, जैसे एक इंडियन कल्चर में एक प्रथा है, अगर कोई किसी का देहांत हो जाए तो जो अंत्य संस्कार होता है, अंत्य संस्कार करने के बाद नहाना जरूरी होता है। काफी लोग इसको आज भी फॉलो करते हैं, एंड करना भी चाहिए। व्हाई? बिकॉज वो सिर्फ कोई वायरस और बैक्टीरिया की वजह से नहीं, उस समय पे जो एनर्जी पड़ी है, उस एनर्जी को बाजू के लोगों के साथ जो स्ट्रेस वाली नेगेटिव वाली एनर्जी है, जहाँ पे किसी का डेथ हुआ है, ऑब्वियसली दुख का एनर्जी है, उससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक बाल्टी पानी डाल दिया, बॉडी का एनर्जी चेंज हो जाए। दैट्स ट्रू। जिस दिन आपको लगता है बहुत थके हुए हो, काम, जो लोग जिनको मैक्सिमम ट्रैवलिंग है, धूल में काम होता है, स्पेशली इंजीनियर्स लोग जो ऑफिस वर्क भी है और बाहर भी जाके काम करना पड़ता है, फील्ड पे भी जाके काम करना पड़ता है, जो ट्रैवलिंग वाले जो है, शाम को दिन भर का काम करने के बाद आराम से 2-5 मिनट शावर के नीचे खड़े रहो या एक बाल्टी पानी डाल दो, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बॉडी का चेंज हो जाता है। तो स्नान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इट रेगुलरली करना जरूरी है। जो स्नान के कुछ नियम है, खाली पेट ही करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहाना गलत है। कुछ लोगों को आदत है सवेरे उठते पहले चाय पियेंगे, फिर वही बैठे बैठे नाश्ता करेंगे, फिर जब ऑफिस निकलने का टाइम है तब नहा के बैग निकालने के ऑफिस जाएंगे। सो दैट्स, स्नान करने के बाद पूरा का पूरा ब्लड फ्लो पूरे के पूरे शरीर में जाता है, और खाने के वक्त ब्लड फ्लो पेट के साथ चाहिए। तो खाने के बाद अगर स्नान करेंगे, खाने के बाद अगर नहाएंगे तो ब्लड फ्लो पूरे शरीर में जाएगा, जो कि पचाने के लिए पेट की तरफ चाहिए, तो अनडाइजेशन और बाकी सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। तो स्नान के कुछ बेसिक नियम है। सो ये इन बातों को समझ लिया तो वेरी गुड। फिर खाने का समय के बारे में हमने बात किया है, सोने के समय के बारे में हमने बात किया है, और निद्रा के बारे में प्रॉपरली
बात करेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें दी है, कवल गंडूस मतलब नस्य, ये सब चीजों के बारे में बात किया है। तो वो भी हम जब पंचकर्मा का लेक्चर रहेगा तब वो नस्य के बारे में देखेंगे। आज जो बेसिक है वो इतना भी समझ लिया तो हेल्थ एक लेवल नेक्स्ट चला जाएगा, सिर्फ इतना करने से, इतने को फॉलो करने से। एंड दैट्स माय कमिटमेंट एंड दैट्स माय मेरा आपसे ये आग्रह भी है कि आप ये जरूर करो और खुद खाओ, खुद जान जाओ। अब खुद करके देखो और खुद इसके फायदे देखो। सो थैंक यू। देन आगे चलते हैं हम ऋतुचर्या। अलग अलग ऋतु में क्या क्या रहन सहन रखना है वो हमको देखना है ऋतुचर्या। सो वैसे दो काल होते हैं, एक अभी अभी मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण शुरू हुआ जिसको आदान काल बोलते हैं, और एक दक्षिणायन जो मकर संक्रांति के पहले का काल होता है। सो ये दो काल है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 24 पक्ष होते हैं, हर महीने के 12 महीने और 6 ऋतु। सो वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु। इन 6 के 6 ऋतु के हिसाब से अलग अलग चीज पे अपने शरीर पे अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे हमने नेचर में भी देखते हैं तो अपने शरीर के ऊपर भी रिजल्ट, उसका रिजल्ट दिखता है, और उसके हिसाब से खान पान रखेंगे तो एक बेस्ट हेल्थ मिलेगा। सो आदान काल उत्तरायण के शिशिर ऋतु जब भी शुरू है, शिशिर में अभी है हम, उसके बाद वसंत आएगा, फिर ग्रीष्म, और फिर आएगा वर्षा, फिर शरद और फिर हेमंत। ये दक्षिणायन की ऋतु है। एक एक ऋतु में क्या क्या करना है, कैसे कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदान काल में क्या होता है, तो उत्तरायण जब मकर संक्रांति, जब मकर का संक्रांत होता है, वो एक दूसरे के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, और वहीं से आदान काल शुरू होता है। इस टाइम पे पतंग उड़ाने का क्या महत्व है, काफी सारे कल्चर्स में, इंडियन कल्चर्स में पतंग उड़ाया जाता है। व्हाई? सो अभी सूरज का काल आने वाला है, अभी सूरज की शक्ति बढ़ने वाली है, धूप का समय आएगा। सो इट्स आकाश तत्व को एंजॉय करने के लिए अभी ठंड का सीजन धीरे धीरे कम होगा और सूरज आएगा, तो उस सूरज की शक्ति का एक स्वीकार है। दैट्स आवर ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड कि थैंक यू सूरज भगवान, आप है। बिकॉज सन इज द बेसिक फाउंडेशन, सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। सूरज है तो ये पृथ्वी है, फिर वहीं से सब कुछ शुरू होगा। तो पेट्रोल डीजल बाद में आएगा, सूरज है सबसे पहला एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, और एवरीथिंग व्हाट इज लिविंग क्रिएचर, लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर, दोनों के लिए सन ये जरूरी है। तो उसका स्वागत हम ये पतंग से करते हैं। सो ये आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में जनरली गर्मी रहती है, वृक्षरता रहती है, और विसर्ग काल में शीतता रहती है। धीरे धीरे वो जानेंगे। सो ये ऋतु है और इनके महीने ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर समझने के लिए कुछ चार्ट्स बनाया है। सो वसंत ऋतु आता है चैत्र वैशाख में। मैं आपको उसको सबसे लास्ट वाला जो है शिशिर ऋतु, वो आएगा जनवरी फरवरी में, अभी है। फिर आएगा वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में, ग्रीष्म आएगा मई जून में, वर्षा आएगा जुलाई अगस्त में, और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर। ये एग्जैक्ट वैसा का वैसा नहीं रहता नेचर का। हम उसको नहीं बोल सकते कि इतना तारीख आ गया ना फिर अभी हम ऋतु बदल गया। ये समझने के हिसाब से है। अभी हम एक एक ऋतु के बारे में देखेंगे तो आपकी इसके आइडिया अपने आप आ जाएगी। सो शिशिर ऋतु जो अभी चल रहा है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जनवरी फरवरी से होता है। ये अच्छे से खाने पीने का समय होता है। ठंडी है, अभी बच्चे से ठंडी चल रही है, भूख अच्छी होती है, हवा ठंडी और रूखी होती है, रुक्षता होती है, और रुक्षता ये वात का प्रधान गुण है। तो पे अच्छे से शरीर कर तेल को लगाना, तेल की मालिश करना, अभ्यंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यंग करना इस समय पे आवश्यक ही होता है। बाकी के समय पे नहीं किया, कम किया तो चल जाएगा, पर जब ठंड का सीजन है तो कुछ भी हम पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं, तो उससे अच्छा अपना इंडियन सिस्टम इट्स वेरी बेस्ट, जिससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे त्वचा जो होती है, त्वचा इसके 7 लेयर होती है,
तेल इन सातों लेयर्स का पोषण करती है और उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उससे ताकत अच्छी रहेगी। इसलिए तेल की मालिश सिर्फ दिवाली में नहीं की जाती, दिवाली से स्टार्ट की जाती है। अगर आप देखोगे तो तभी दिवाली से ठंडी का मौसम शुरू होता है अब तक का। तो इस टाइम पे कंपलसरी मैक्सिमम अब व्यंजन जरूरी है। और ये खाने पीने का समय है, आपको पचन की समस्या जनरली कम रहती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो खा सकते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने विकृति के हिसाब से। आप अपने जो अपने लिए साथ में है, साथ में माने जो हमारा शरीर को डाइजेशन करने की आदत है, हमने पिछले लेक्चर में सब देखा था फूड के बारे में, वो इस समय में आप कर सकते हो। ठंडी का मौसम अच्छा होता है, तो इट्स अ गुड हेल्दी सीजन, वी कैन से दैट सीजन शिशिर ऋतु। देन है वसंत ऋतु, मार्च और अप्रैल में। ये सब फूल देख रहे हैं, बचपन में इन फूलों का हमने कलर बनाए थे, पलाश पुष्प बोलते हैं संस्कृत में। इट्स वेरी गुड एंटी हेलमेंटिक ड्रग, वर्म्स के लिए, बच्चों के लिए ये अच्छा औषध है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी वसंत ऋतु में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, आम का मौसम की शुरुआत रहती है। ये कफ वृद्धि का समय है। अभी तक का खाने पीने का समय थोड़ा कम होके अब ये भूख कम होती है, कम होना शुरू होती है। कफ की परेशानी, जिनको जिनको सर्दी खांसी कफ और अपर उसको ऊर्ध्व जत्रगत बीमारियां बोलते हैं, जैसे शोल्डर से ऊपर जो जो बीमारियां हैं वो इस समय पे बढ़ती है। सो इसीलिए वमन का श्रेष्ठ काल होता है। लोग हमेशा पूछते हैं डॉक्टर साहब आप ये मार्च अप्रैल में ही, फरवरी के लास्ट वीक से ही आप शुरू बोल देते हैं वमन करने का। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये कफ का काल है और इस समय में अगर कफ का शोधन अच्छे से हो गया तो पूरे 12 महीने वो शोधन अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, कफ बैलेंस्ड में रहेगा। कफ को संभालना इस समय पे जरूरी है। इस समय से ही दूध की चीजें थोड़ा कम रखे, स्पेशली आइसक्रीम पनीर ये सब चीजें, तो हेल्थ अच्छा रहेगा। जिन लोगों को कफ की बीमारियां हैं उनको इस समय पे थोड़ा संभलना है, और जिनको बीमार नहीं पड़ना है उनको इस समय पे व्यायाम अच्छे से करना है इसके साथ में, क्योंकि व्यायाम से कफ का शमन अच्छे से होता है। तो ये कफ का प्रधान ऋतु रहता है मार्च अप्रैल में, क्योंकि जस्ट ठंडी कम हुई है और धूप शुरू हुई है। अगर सिंपल भाषा में एग्जांपल दूं ना, तो घी का गोला लिया, अगर उसको बर्तन में डाला और बर्तन को थोड़ा सा हीट कर दिया तो घी का गोला वो गर्मी की वजह से धीरे धीरे पिघलने लगेगा। उसी तरह शरीर में जो कफ है वो बाहर में जो उष्णता बढ़ रही है उससे कफ पिघलेगा। इसलिए बार बार सर्दी खांसी या गले की तकलीफ और ऊर्ध्व बीमारियां, कफ की बीमारियां, सर्दी खांसी इस टाइम पे होगी। सो ये हो गया वसंत ऋतु। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु। ये टिपिकल मई का महीना, जून का महीना, गर्मी का माहौल होता है। इस समय वो टीवी पे हम ऐड देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और सूरज स्ट्रॉ से बच्चों की एनर्जी खींचता रहता है, शायद ग्लूकोन डी की याद है। सो इट्स लिटरली लाइक दैट। इस समय ऑलरेडी धूप बहुत रहती है, इस समय धूप से बचना जरूरी है। प्रॉपरली हेड को कवर रखना जरूरी है। तीखा मसाला इन सब चीजों का सेवन कम रखे तो शरीर में बैलेंस बना रहेगा। और मैक्सिमम वाटर कंटेंट जरूरी है, क्योंकि पसीना पसीना भी ज्यादा हो जाएगा। तो छाछ, नींबू शरबत, नारियल का पानी, इन सब का सेवन ग्रीष्म ऋतु में मई जून में जरूरी होता है। कोई कोई लोग नारियल पानी, स्पेशली पिछले हफ्ते का मैं आपको पेशेंट बोलूँ तो एक लेडी मेरे पास आई, इनका भी 9th मंथ चल रहा है, मासिक का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे पहले कभी भी सर्दी नहीं रहती थी पर अब मुझे हमेशा सर्दी रहती है। तो जब मैंने उनका हिस्ट्री लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि पानी अच्छा होना चाहिए, तो बेबी का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो मैं रोज सुबह शाम नारियल पानी पी रही हूँ। 9 के 9 महीने नारियल पानी पिया। तो कफ के सीजन में भी ज्यादा, नारियल पानी ठंडा होता है तो उस समय पे ज्यादा पिया तो कफ की बीमारियां बढ़ गई। और प्रोबेबली मैंने काफी सारे पेशेंट्स में देखा है, जो महिलाएं रेगुलरली 9 महीने नारियल पानी का सेवन करते हैं वो
उनको भी कफ की सर्दी की बीमारियां रहती है, और उन बच्चों को जो पेट में है माँ के, उन बच्चों को भी आगे चल के हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती है। सो कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसको उस हिसाब से रखना जरूरी है। इस समय पे आप नारियल पानी का अच्छा सेवन कर लीजिए, और मैक्सिमम वाटर कंटेंट रखिए। नींबू छाछ, नींबू पानी, छाछ, इसको अच्छे से सेवन में लाना जरूरी है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु ही, जो दोपहर के सोने वाले लोग हैं, काफी बार मेरे से सुना होगा आपने कि दोपहर में सोना गलत है। तो जो लोग दोपहर, अच्छा, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं वो 20 मिनट्स तक रेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट्स तक, उसके बाद नहीं। पर सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में चरक जी ने, चरकाचार्य जो बहुत बड़े ऋषि आए उनके, उन्होंने अलाउड किया है हम सबको सोने के लिए। तो दोपहर में सोना अच्छे से नहीं, प्रॉपरली नींद ग्रीष्म ऋतु में ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिन बड़ा रहता है, रात छोटी रहती है, और गर्मी से हम थकावट भी जल्दी आती है इस समय पे। तो इस समय पे दोपहर में सोना अलाउड है। पर फिर भी मेरा एडवाइस ये रहेगा कि डायरेक्ट खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, या तो खाना खाने के पहले सोइए, या फिर खाना खाने के अराउंड 2 से 2.5 घंटे के बाद सोइए। तो जो भी कुछ खाना खाया है उसका डाइजेशन पेट से होके आंतों तक चला गया है, तो उस समय पे अगर आप प्रॉपरली नींद लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, और थकावट भी भर के आएगी, तो इसको संभालना है। जिन लोगों का रात को जागरण होता है या वो एक आध दिन के लिए हुआ है, उन लोगों ने ग्रीष्म ऋतु छोड़ के इतर ऋतु में, बाकी के ऋतु में खाना खाने के पहले सोने को अच्छा है। अगर खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो कफ बढ़ेगा, अलग अलग बीमारियां बढ़ेगी, और स्पेशली सर्दी खांसी से लेकर डायबिटीज तक जो लॉन्ग टर्म होने वाली लाइफस्टाइल डिसीजेज है वो ज्यादा बढ़ती है। सो 20 मिनट तक का योग निद्रा ले सकते हैं आप, या फिर उसको वाम कुक्षी बोलते हैं, लेफ्ट साइड में करवट लेके थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, दैट इज अ गुड साइन। दिस इज व्हाट वी कैन डू इन ग्रीष्म ऋतु। अलॉन्ग विद दैट बाकी के ऋतु में नींद के लिए क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देन वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में अब भूख पूरी की पूरी कम हो गई है, जो वसंत ऋतु से कम होना शुरू हो गई थी, अब वो बिल्कुल कम हो गई है। हमारे सब ऋषि मुनि काफी इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने बहुत सारे उपास भी इसी समय पे दे दिया है। तो आपका चातुर्मास भी इसी समय में आएगा, श्रावण का महीना भी इसी समय आएगा, जो सावन का उपास करते हैं। सो इस समय पे तो हल्का खाना जरूरी होता है, क्योंकि कब सबसे कम भूख होती है। और जिन लोगों को पेट की समस्याएं है, जिन लोगों को वात की समस्याएं है, उन लोगों को ये ऋतु में ज्यादा तकलीफ होती है बारिश के सीजन में। तो हल्का स्निग्ध और उष्ण भोजन करना चाहिए। सौंठ का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए सब्जियों में, सौंठ, अदरक, जिंजर, इसका अच्छे से उपयोग करेंगे तो वो वात को शांत में करने को फायदा बनाए रखेगा। ये काफी सारा वात का बीमारियां है। तो जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, और जिनको पेट की बीमारियां है, स्पेशली इंडाइजेशन, गैस बना रहना, पेट का फूलना, पेट का भारी होना, ये तकलीफ अब यहाँ से शुरू होंगी या फिर यहाँ से बढ़ेंगी अगर थोड़ा बहुत है तो। सो हल्का खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, कब कितना कितना क्या कैसा खाना, वो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है। अगर आपको उसको फूड के बारे में अच्छे से जानना है तो आप प्लीज वो लिंक पे जाइए यूट्यूब के, वो लेक्चर्स डालना बाकी है शायद, यूट्यूब पे देख लेता हूँ, वो लेक्चर्स डाल देंगे 1 या 2 दिन में, वो यूट्यूब पे आ जाएगा। सो हल्का खाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गाड़ी आप कितनी भी हल्की लो या महंगी लो, उसका रेगुलर सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। उसी तरह बस्ती कराना, आपको बीमार हो या ना हो, आप छोटे हो या बड़े हो, वर्षा ऋतु में कम से कम एक बार पूरा का पूरा बस्ती का सेशन 6 या 8 दिन का अपने प्रकृति के हिसाब से वो करना जरूरी है। उससे क्या होगा, वात का विनाश हो जाएगा। जैसे हमने वसंत ऋतु में कफ के लिए बोला था, वर्षा ऋतु में बस्ती का है। वैसे ये नॉर्मल लोगों के लिए है, जो बीमार नहीं है उनके लिए। और अगर बीमारियां है या फिर नीड है तो सभी पंचकर्मा सभी ऋतु में कर सकते हैं।
पर जिनको जो अभी स्वस्थ है और जिनको स्वस्थता मेंटेन रखनी है कि भैया मैं अच्छे से जितना लाइफ है 100 साल का अच्छे से जीऊं, लंबी आयु तक रहूं और बेड पे पड़े पड़े बीमारियों से दूर रहूं, तो क्या करना चाहिए? तो एक वसंत ऋतु में वमन, वर्षा ऋतु में आपका बस्ती और शरद ऋतु में विरेचन, वो आगे देखेंगे। सो बस्ती स्पेशल जरूरी है इस टाइम पे कराना, सभी लोगों ने करना जरूरी है। महिलाओं ने 2 बार साल में 2 बार बस्ती करना जरूरी है, वात का शोधन होता है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है नहीं वाता द्रुते योनि नारीणाम संप्रविशति, मतलब स्त्री की कोई भी बीमारी वात के बिना नहीं होती। और महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज और पुरुषों में 45-50 के आगे साल में 3 बार बस्ती करने से, क्योंकि हमने देखा था पिछले लेक्चर में ही देखा था कि वयोरात्रि भुक्तानाम त्यंत मध्याधिगाक्रमः, मतलब वय का सबसे पहला भाग कफ का होता है और पित्त का होता है और आखिरी वात का होता है। तो वात को जीतने के लिए सबसे मेन चिकित्सा है बस्ती। तो ओल्ड एज में वात बढ़ता है, इसलिए उस टाइम पे बस्ती। वर्षा ऋतु में जनरली नेचर का वात बढ़ता है, जो शरीर का भी वात बढ़ाती है, भले ही बीमारी नहीं है तो बस्ती। तो पूरा का पूरा सिस्टम क्लीन रहेगा और ये आंतों को अच्छे से क्लीनिंग हो जाती, अंदर से बाहर से मजबूती आ जाती है। और हम, मेरा दावा है 50 से 70% तक हम बीमारियां वही रोक देते जो आगे होने वाली है, सिर्फ इतना करने से। और स्पेशली वर्षा ऋतु में बढ़ता है, इसलिए वर्षा ऋतु में वो बस्ती जरूरी है, वात बढ़ता है इसलिए। सो आगे बढ़ते हैं शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर हिट के लिए हम जानते हैं, कोई लोग बोल रहे हैं ये पत्ते देखिए मोहब्बत की फोटो लगाई है क्या, कोई यादें ताजगी होगी होंगी। हाँ हाँ वैसे ही है, ये अक्टूबर हीट है और ये पितृपक्ष का काल है, जैसे हम मराठी में पित्तर पाटाचं ऊन ऐसा बोलते हैं, ये पित्त का बढ़ने का काल होता है। इसमें मिर्ची और मसाले से बचना चाहिए। इसमें विरेचन और रक्त मोक्षण, क्योंकि खून में उष्णता बहुत बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। जो लोगों को पाइल्स की तकलीफ है या फिर पाइल्स की जगह से ब्लड निकलना, नाक का फूटना, कभी कभी वहां से खून आना, स्किन की बीमारियां है, अलग अलग खुजली की बीमारियां हैं, तो ये बीमारियां पित्त बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। या तो आपसे शुरू होंगी या फिर अगर है तो इस ऋतु से बढ़ जाएंगी, ये संभावना होती है। तो विरेचन से पित्त का शोधन होता है और रक्त मोक्षण से भी रक्त का शोधन होता है। तो ये दोनों वो माध्यम है शरीर को शुद्ध करने के, और ये जरूरी है। ये हो गए 5 कर्म, वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण बस्ती। नस्य अगेन जब ग्रीष्म काल है तब जरूरी है, और बाकी के सभी कालों में, जब कफ का काल है वसंत ऋतु में तब भी, अब जैसे शोधन नस्य, तो ये 5 कर्म इस ऋतु के हिसाब से करने चाहिए जिनको स्वस्थ रखना है उनके लिए। और स्पेशली रोज के रोज सिर्फ खोबरे का तेल या तेल का तेल नाक में डालने से भी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, कानों की सुनने की ताकत अच्छी रहती है। जैसे हमने देखा है घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आंखों की रोशनी कम होने लगती है और सुनना कम देना शुरू हो जाता है। तो अगर कानों की सुनने की क्षमता, आंखों की देखने की क्षमता, जिह्वा की स्वाद लेने की क्षमता, पचन क्षमता, नाक की सूंघने की क्षमता, इन सबको अच्छे से बुढ़ापे तक बनाए रखना है तो नस्य करना जरूरी है। तो ये 5 पंचकर्म इन ऋतु में जरूरी होता है। अगेन बोल रहा हूं, जिन लोगों को तकलीफ नहीं है ये उनके लिए है, जिनको तकलीफ है उनको अपने डॉक्टर अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, उस हिसाब से वो पंचकर्म करके जो बढ़ा हुआ दोष है उसको शरीर से निकालने से बीमारियां ठीक होगी। शरद ऋतु में घी जरूरी है, उष्णता होती है उसको पचाने के लिए। शारदीय पूर्णिमा को ही हम कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं, जो शरद की पूर्णिमा होती है उसमें कोजागिरी पूर्णिमा होती है, क्योंकि उस टाइम पे दूध पीने का प्रयोजन है। दूध पित्त का शमन करता है, और रात में थोड़ा अच्छे से दूध पिएंगे, उसमें चंद्रमा का शीतलता डालेंगे, उसको चंदा मामा को हम दिखाते हैं, चंदा मामा को दूध दिखाते हैं, दैट इज द रिचुअल्स, दैट इज उसका पीछे का कारण है कि चंद्रमा का शीतलता जरूरी है। चंद्रमा ये ठंडा है, तो ये बढ़ी हुई उष्णता को मैनेज करने के लिए हम उसको चंद्रमा को दिखाते हैं
ये डेफिनेटली काम करता है। दूध से पित्त का शमन भी होगा और दूध से पित्त का रेचन भी होगा जो बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने अगेन पिछले बार बोला था कि हमारे ऋषि मुनि ने सब चीजें बहुत साइंटिफिकली बनाई है। इनको इसी तरह से करेंगे तो हेल्थ को हम अच्छे से पा सकेंगे। ये अक्टूबर हीट कई बार मैंने देखा है मई हीट से भी ज्यादा तकलीफ देती है लोगों को, स्पेशली जिनको पाइल्स की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, जिनको स्किन की तकलीफ है, आंखों की तकलीफ है, इन लोगों को इस दौरान काफी सारी तकलीफें बढ़ जाती है। तो जितना हो सके उतना मिर्ची मसाला होटल के फूड से इस समय पे बचना बहुत जरूरी है, तो साल भर के लिए हेल्थ बना रहेगा। देन हेमंत ऋतु, नवंबर दिसंबर, अभी जस्ट ठंडी शुरू हुई होती है। ये ब्रूहन करने वाला मतलब शरीर को ताकत देने वाला ऋतु होती है। इसी समय पे दिवाली आती है, इसीलिए घर में मम्मी बहुत सारा खाना बनाती है, बहुत सारा फराळ बोलते हैं उसको मराठी में, वो बनाती है, सब चीजें खाने पीने की होती है। तो जिनको तकलीफ नहीं है अगेन पेट की, वो दिवाली का फराळ अच्छे से खा सकते हैं। स्निग्ध आहार को रखना जरूरी है। तेल और घी की मात्रा अच्छी होना इस समय पे जरूरी है। अभ्यंग अगेन, क्योंकि अब ठंडी शुरू हो गई है और दिवाली में अभ्यंग की शुरुआत होती है। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशनल हमारे ऋषिज वांटेड। पर हम सिर्फ 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगाएंगे दिवाली के और छोड़ देंगे, दैट इज नॉट ट्रू। उसके बाद उद्वर्तन, अच्छे से उबटन से मालिश करें तो स्किन भी अच्छी रहेगी। नस्से का सेवन करें, धूमपान करें, इट्स नॉट अ धूम्रपान, धूमपान, प्लीज बी स्पेसिफिक, सिगरेट नहीं है। धूमपान मतलब अलग अलग, ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसके धूमपान वर्ती भी मिलती है, मतलब औषध से सिद्ध किया हुआ धूपन होता है, जिससे नाक आंख इनमें जो बना हुआ है कफ है, इनमें जो बना हुआ दोष है वो निकल जाएगा। इस समय पे अंजन जरूर करें, मतलब आंखों में जो अंजन लगाते हैं तो आंखों की भी शुद्धता, रोशनी बढ़ी रहती है। सो ये होगा हेमंत ऋतु। और दिवाली में जो हम अभ्यंग करते हैं ना, उसकी शुरुआत होती है यहाँ से, जिसको मेंटेन रखना है कम से कम उस समय तो जरूर करना ही करना है। अगर माँ बोल, मुझे याद है मम्मी मुझे जब मैं बचपन में बहुत आग्रह करके बोल रही थी चल तेल लाऊंगे, और मैं भागता था। जब मैं पुणे में गया और मेरी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू हुई, मेरा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इसको जाना, तो बोला अरे यार मेरी मम्मी सही बोलती थी। बाद में फोन करके, तभी नया नया फोन आया था, मम्मी को फोन करके बोला अगली बार दिवाली को जब घर पे आऊंगा तो जरूर अभ्यंग करूंगा। और इट्स रियली गुड। मैंने काफी सारे पेशेंट्स में इसके बहुत सारे फायदे जरूर देखे। तो ये है हेमंत ऋतु, ये हमारा लास्ट ऋतु। सो एक बार फिर से मैं थोड़ा आपको डिस्क्लेमर बता दूं, ये सभी उपाय स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, स्वस्थता टिकाने के लिए है, बीमारियों से बचने के लिए है। अगर आप बीमारी होने के बाद ये सब कर रहे हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से जरूर खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ये पिक्चर में आते हैं ना, उसी तरह से कुछ थोड़ा डिस्क्लेमर है। और ये जरूरी है, जो इन सब छोटी छोटी बातों से लेकर है ना, ये है छोटी छोटी बातें, करने में भी बहुत सारी इजी है। बहुत आपको तकलीफ वाला से कुछ नहीं बताया मेरे हिसाब से। तो अगर इसको सेवन करते हैं, इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं, उस ऋतु के हिसाब से अकॉर्डिंगली ध्यान रखते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लेक्चर्स भी आपको कुछ दिनों में यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उस समय पे क्या करने का है, कैसे करने का है, हम उस तरह का भी बातें आपको उस समय पे मिलती रहेंगी, आपको इसकी जानकारी मिलती रहेंगी। सो देन अगेन थैंक यू सो मच आपके इस पेशेंस के लिए। आई होप सो मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। आई होप सो आप इन सब बातों से जो जो आपको क्लिक हुई है, जो लगता था कि यार ये चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर ये चीजें कर दी तो लाइफ सही में एक लेवल पे चला जाएगा। सो देन अगेन इट्स रियली ग्रेट। एंड इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे अगले बुधवार को। देन अगेन इट्स 9 PM शार्प। टाइम की अच्छे से इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग भी इसको मैनेज कर रहे हो। सो अगेन 9 to 10
हम अगले थर्ड पिलर को जानेंगे. थर्ड पिलर इज निद्रा. इट्स स्लीप. Sleep is very biggest source of life. It's very biggest source for our health. तो कैसे क्या हम उसके लिए जरूर हम इसकी माहिती लेंगे और इसको हम इंफॉर्मेशन जरूर करेंगे. सो थैंक यू. आपको आज के लेक्चर्स कैसा लगा, क्या क्या आपके लिए वर्थ था? मुझे आपका फीडबैक एक दो वर्ड में अगर आप चैट बॉक्स में डालेंगे, देन आई रियली गॉट दैट. सो मेरी बातें आपसे कनेक्ट हो रही है क्या, सही में इससे आपको फायदा हो रहा है क्या? थैंक यू. थैंक यू स्वप्नील जी, थैंक यू ममता जी. इट्स रियली इंफॉर्मेटिव. यस प्लीज. मी ज्योती महाजन देशमुख मराठीमध्ये बोलू शकते सर? बोला बोला, बोलू शकता. थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण आम्हाला आज 10 पिलर्स विषयी सांगितलं सर. म्हणजे 10 पिलर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय, तो रेंज मध्ये येता किंवा व्हिडिओ ऑफ करा तुमचा आणि बोला. थँक यू लता जी, दिवाकर अंकल जी, थँक यू. मला माझ्या प्रश्नांची उत्तर मिळाली. थँक यू दीपक जी, थँक यू माधुरी मॅडम. तुमचा आवाज येत नहीं ज्योति, तुम टाइप करता का? और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्लाइड्स आर मेड वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू शरद जी. थैंक यू जूम यूजर, आपका नाम पता नहीं क्या है पर आप जूम यूजर लिखा है. थैंक यू मनीषा जी, खूप उपयुक्त माहिती दिलीत. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रियंका जी. एक्चुअली आई एम नॉट morning person, but after listening this I definitely try my best. Thank you for giving me a life back. Thank you so much for authentic feedback. Worth following every ऋतुचर्या. थैंक यू किरण जी, थैंक यू रूपाली जी, एकदम भारी. थैंक यू सुवर्णा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस. थैंक यू. कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसके बारे में रखेंगे. थैंक यू अस्मिता जी. आप सब लोग ऐसी तरह से उत्साह को बढ़ाते रहिए, उसको मेंटेन करते रहिए, तो हमें भी उत्साह मिलेगा. आप लंघन क्या होता है सर? क्या Hello? क्वेश्चन है? लंघन काय होते, काय असतं? लंघन. लंघन ये आयुर्वेद का सबसे पहला ट्रीटमेंट है. लंघनम सर्वार्थ साधनम ऐसा बोलते हैं. लंघन माने थोड़ा सा उपवास करना, पेट को खाली रखना. जब आपको भूख नहीं है या फिर बहुत सारे पुरणाच्या पोळ्या भजी सब कुछ हेवी खा लिया है, आंब्याचा रस खाया है, उसके बाद शाम सवेरे खाया, शाम को भूख नहीं लगी है, तो उस दिन पेट को अविश्राम देना, ये लंघन है. तो पेट को विश्राम देना. हम ठूसते रहते, कभी कभी थोड़ा सा उसको विश्राम देना ही लंघन है, और ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है. थैंक यू फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थैंक यू सविता मैडम. हॅलो. हेलो, बोला. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सगळ्याच प्रश्नांची उत्तर मिळाली आज. छान Okay. सांगितलं, खूपच उपयुक्त माहिती सांगितली. Thank म्हणजे you. माहिती असतं आपल्याला सगळ्या गोष्टी, पण आपण आचरणात नाही आणत. बरोबर. म्हणजे त्याचं महत्व पटवून दिल्याशिवाय, ते म्हणतात ना सोनाराने कान टोचल्याशिवाय कान टोचलं जात नाही, तसं होतं. थँक्यू माझ्याकडनं कान टोचून घेतल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. मागच्या वर्षीपर्यंत रेग्युलर आम्ही अभ्यंग करत होतो, पण आता आय होप सो तुम्ही आता सुरू कराल. थँक्यू सो मच. नक्की सुरू करू. बऱ्याचशा Great. गोष्टी सुरू करू नक्कीच. खूपच छान माहिती दिली. थैंक यू. हम्म. ओके धन्यवाद. देन चैट बॉक्स में आपको वापस एक बार लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, फेसबुक पेज की, यूट्यूब चैनल की, इंस्टाग्राम पेज की. उसके बाद अभी हम आते रहेंगे. तो हेल्थ के रिलेटेड आगे जो भी लेक्चर्स होंगे या फिर अच्छी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली हम इसके ऊपर अपलोड करते रहेंगे. सो प्लीज बी विद दैट. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू वैशाली जी. कुछ क्वेश्चंस है आपको तो आप मुझे या फिर मैम को डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप या फोन कर सकते हो. सुबह से लेकर शाम तक का समय है. आप ये नंबर अपने पास जरूर सेव कर लीजिए.
हॅलो, हा डॉक्टर, एक प्रश्न आहे. हाँ ते बोला. मनीषा आहे ना, मनीषा आता हाँ आपल्याकडे सोबत आहे. बिलवाडीची मनीषा आहे, ती मामाची मुलगी आहे. हो. तिला एक तिचा प्रश्न होता, तिचा मुलगा तिखटच खात नाही, फक्त दूध पोळी, दूध भात हेच खातो. तर मी सांगितलं होतं तिला, तर डॉक्टरांशी बोल, ती ऐकते आपल्या लेक्चर रेग्युलरपणे. तिला सांगा थोडस काहीतरी. ओके, सिर्फ इनका क्वेश्चन है कि वो मनीषा जी का लड़का सिर्फ मीठा खाता है, सिर्फ दूध चपाती खाता है और तीखा नहीं खा पाता है, उसके लिए क्या करना जरूरी है. तो हमें देखना चाहिए बच्चे के सिर्फ दूध के लिए. कभी मेरा जो अनुभव रहा है, तो बच्चों को दूध बहुत पसंद आता है, धीरे धीरे उनको दूध बंद करना जरूरी भी होता है. तो दूध को खाने के लिए वो नाटक करते हैं, मेरे को सब्जी रोटी नहीं चाहिए, मेरे को दूध चाहिए, दूध रोटी चाहिए. या फिर अगर मुंह में छाले हैं या फिर मुंह में कुछ अल्सर ऐसा कुछ है, वो तीखा नहीं खा पा रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा. तीसरी बात है, जिन लोगों को जीर्ण ज्वर है, हड्डी बुखार है, मराठी में उसको बोल देंगे हड़ताव, ऐसा है, तो वो लोग भी तीखा खाने को उनको तकलीफ आती है. जिनका पचन में गड़बड़ है, जिनमें लिवर में भी हीट स्टोर्ड है, जो डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे भी तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं. तो इनमें से इनका एग्जैक्ट कारण क्या है, वो देखना जरूरी है. आप उसको एक बार भेज दो, मैं पर्सनली उनको देख के चेक करके बोलूंगा. लता जी इज डॉक्टर, शी इज माय आंटी एंड शी नोज मी. सो थँक यू फॉर युअर क्वेश्चन. हा, तुमच्याशी बोलल्याने म्हणजे पूर्ण हलकं होऊन जातं मन आणि एकदम स्ट्रॉंग होऊन जातो. खूप थँक यू, फ्लेक्सिबल आले आपल्याला असं. थँक यू. माझ्याशी बोलल्याने तुम्हाला हलकं वाटतं आणि तुम्ही स्ट्रॉंग होऊन जातात. थँक यू सो मला मच फॉर समाधान गिव्हिंग करता फीडबॅक. बिलकुल. आय गॉट इट. ऐका असं वाटतं, असं वाटतं चालूच राहायला पाहिजे तुमच्या गोष्टी ऐकायला. आपको मेरा बात एक ऐसा लग रहा है कि चालूच ठेवायला पाहिजे, चालूच ठेवू आता. आता प्रत्येक बुधवारी आपण येणारच आहे, हम हर बुधवार को भी आ रहे हैं. ठीक है, आप सुनते रहो. अब एक बीच में क्वेश्चन था कि YouTube में क्या नाम से, तो धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्म इस नाम से है. उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है. आप उस लिंक पे जाके क्लिक करो YouTube का, आपको डायरेक्ट धात्री का YouTube चैनल आपको मिल जाएगा. ये भी वापस भेजा है YouTube का चैनल. ओके.